जय हिंद दोस्तों, द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के आरओ का जो पेपर होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और हम अभी चल रहा है हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 के पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आरओ के पेपर में आए थे। चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। Which article of the Indian Constitution provides for the abolition of untouchability? Untouchability का abolition कौन सा आर्टिकल में आता है? ये हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि उन वीडियो का आप बार बार रिवाइज करते रहिए स्पीड पे करके, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि थीम्स रिपीट की जाती हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17। 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, तो ये तो होना ही नहीं है ना, राइट टू इक्वालिटी। ठीक, तो ये तो सीधे सीधे गलत है। और आपको याद होगा तो मैंने बताया था आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन टू अनटचेबिलिटी की, और आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। इसलिए ये अबॉलिशन दोनों में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें, कंजूसी ना करें वीडियो को लाइक करने में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एंड दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। According to the 70th Amendment of the Indian Constitution, the 2 union territories which have been given the right to participate in the election of the President of India are Delhi and Chandigarh, Delhi and Puducherry, Delhi and Daman and Diu, Chandigarh and Puducherry। आप अच्छा एक बात बताओ, आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा ही है ना? यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में आता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताएंगे ना। नेक्स्ट इज कि 70th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है कि 70th अमेंडमेंट में क्या था, तो आप दूसरे तरीके से सोचो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसमें क्या क्या लिखा है, कौन कौन उसमें शामिल होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आता है ना, दिल्ली और पुडुचेरी ही तो आता है उसमें यही तो बोलता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो लोग होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन से आर्टिकल में आता है। देखिए आर्टिकल 54 में आता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, जिसमें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए हम इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म करते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स चुने हुए लोग, ठीक है, वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों होंगे। फिर दूसरा होता है इलेक्टेड मेंबर्स, सेम चीज़, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट्स के, मतलब जो स्टेट की विधानसभाएं होती हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी की बात कर रहे हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी। और ये कौन से वाले में था? देखिए ये था 70th अमेंडमेंट के तहत ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस आउट मत करिएगा, अच्छे से याद रखिए। आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी, ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और अभी भी जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लेता है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500, 60 तथा 500। According to Article 170 of the Indian Constitution, the minimum and maximum number of members in a state legislative assembly can be respectively 40 and 400, 50 and 450, 50 and 500, 60 and 500। देखिए, आर्टिकल 170 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट की जो होती है उसमें 500 से ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, तो ये जो है हमारा 500, ये तो हम समझ गए कि 500 ज़्यादा तो नहीं होंगे, और 60 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा वाला रेंज सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 60 तथा 500, 60 मिनिमम होने चाहिए और 500 मैक्स होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम, मतलब अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ, और ये किसकी बात कर रहा है? ये राज्य की विधानसभा की बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट्स में होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें मैक्सिमम 500, मतलब अधिक से अधिक 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिससे पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, के संथनन, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसको हम ARC कहते हैं, which first recommended the establishment of the Lokpal and Lokayuks, was chaired by Morarji Desai, K. Sanathan, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनी गेसेस? द करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त ये जो हैं भारत में, ठीक है, ये सजेस्ट किए गए थे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा ही, ठीक है। और इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? मोरारजी देसाई जी ने की थी, ठीक है। ये कमीशन फॉर्म हुआ था जनवरी 5, 1966 में, जनवरी 5, 1966 में, और इसकी रिपोर्ट जो है इन्होंने दी थी एक्चुअली इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो मोरारजी देसाई ने ही की थी, ठीक है। फिर एक हनुमानथिया जी जो हैं, के हनुमानथिया जी, ये 1976 में अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन, और फिर 1970 में इसका टर्म ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इंडियन मॉडल जो है ओम्बड्समैन का, वो है लोकपाल, ठीक है, वो लोकपाल होते हैं। समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है, द टेन्योर ऑफ द लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश इज 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग है, ठीक है, अलग मतलब उत्तर प्रदेश के लिए अलग है ये, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो टर्म होता है वैसे आई गेस इट इज़ 6 years, ठीक है। बाकी जगह पे लोकायुक्त का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, ठीक। लेकिन यूपी में लोकायुक्त का टर्म जो होता है वो 8 years होता है, 8 वर्ष होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है।
और ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त 2012 का बिल जो आया था, मतलब ये एक एक्ट बना था, उस एक्ट को के बनने के बाद ही 6 साल से उम्र बढ़ा के 8 साल कर दी गई थी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत वाला फाइंड करना है, पहले आप नहीं पे ही गोला लगा लिया करिए। Which of the following pairs is not correctly matched? CBI, Central Bureau of Investigation 1963, Central Vigilance Commission 1964, Prevention of Corruption Act 1985, Enforcement Directorate ED 2000, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय 2000। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? देखिए, सी और डी यहाँ पे दोनों ही सही बताए गए हैं। ठीक है, ये सी और डी दोनों ही सही है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, आपको पता है ना कि हमसे गलत पूछा गया है, तो ये सही है और ये सही है। CVC 1964 में फॉर्म किया गया था और 1963 में CBI, तो ये दोनों सही है। हमसे गलत पूछा है तो हम इनको तो नहीं टिक करने वाले। लेकिन सी जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये 1988 में आया था, 1988 में, ना कि 1985 में, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो एक सी भी सही हो गया हमारा आंसर। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी 1956 में आया था, ना कि 2000 में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हमारे सही आंसर हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इनके नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और हमने अभी इसके बारे में पिछले वीडियोस में भी पढ़ रखा है। यही होता है PYQ का कमाल। In the context of the 73rd Amendment of the Indian Constitution, which of the following statements are correct? It recognized panchayats as institutions of self-government. It recognized urban local governments as institutions of self-government. अब हमें इसमें से बताना है कि कौन से सही हैं, कौन से कथन सही हैं। ठीक है, एक तथा दो, दोनों, केवल दो, केवल एक, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, 73rd में हमने पंचायत के बारे में पढ़ रखा है कि हम इसमें पंचायत के बारे में, पंचायत आया था इसके थ्रू, तो ये तो सही हो गया फर्स्ट वाला। लेकिन सेकंड में बात कर रहा है अर्बन लोकल, शहरी स्थानीय सरकार की, तो शहरी तो इसमें नहीं था ना, ये अलग आया था ना, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था। तो ये सही कैसे हो जाएगा? ये 73rd में कैसे आ जाएगा? गलत है ना, ये एक साथ थोड़ी ना था ये। तो हमारा बोथ 1 और 2 कट गया। ठीक है, फिर केवल दो, ये पहले ही चला जाएगा। और पहला वाला सही है, तो नाइदर 1 नॉर 2, मतलब ना तो एक और ना ही दो, ये भी तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप जितना दूसरों की मदद करेंगे इस प्रोसेस में, आप उतना ही अपने एम के करीब पहुंचेंगे, अपने गोल के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरों की मदद करने से हम खुद भी ऊपर उठते हैं। और हम जब मिल के साथ में ऊपर उठेंगे तो हम बहुत ही प्रगति की राह पे, बहुत अच्छी प्रगति की राह पे आगे बढ़ पड़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। रिविज़न करते रहें, वीडियोस को बार बार देखें, जिससे कि आपका रिविज़न हो जाए, आपको वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।